तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को। इसमें 4 महिलाओं की कहानियां हैं और सबकी कहानी अलग अलग है, पर समस्या एक ही है। अब आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम रिहाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बुर्का पहने मॉल में घूम रही थी। वो 2-4 लिपस्टिक लेती है और लोगों की नजरों से बचती हुई बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने कॉलेज के वॉशरूम में जाकर बुर्का उतार देती है और मस्त जीन्स टॉप पहन के तैयार हो जाती है। चुराई हुई लिपस्टिक लगाकर वो निकल पड़ती है कॉलेज में सिंगिंग ऑडिशन देने, क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद था। वो गा ही रही थी कि तभी एक सीनियर लड़की नम्रता उसे रोक देती है, इसलिए क्योंकि वो सीनियर थी तो अपनी सीनियरिटी दिखा रही थी। उसके अब्बू टेलरिंग का काम करते थे जिसमें कि वो सिर्फ बुर्का सीते थे और रिहाना उसी काम में हाथ बटाती थी। पैसे की कमी की वजह से रिहाना हर चीज खरीद नहीं सकती थी, पर उसे शौक था अच्छा मेकअप करने और अच्छे कपड़े पहनने का, इसलिए मॉल में जाकर चीजें चुरा लिया करती थी। लीला, जिसका अपना खुद का ब्यूटी पार्लर है, पर वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है अपने प्रेमी अरशद के साथ। अरशद का फोटो स्टूडियो है तो दोनों मिलकर एक स्कीम तैयार करते हैं कि प्री वेडिंग शूट्स करेंगे। लीला दुल्हन का मेकअप करेगी और अरशद फोटोशूट करेगा। इसी बहाने उन्हें अलग अलग जगह घूमने मिल जाया करेगा। जरूरत थी कि कोई वेडिंग प्लानर मिले जिसे उनका प्लान पसंद आ जाए, पर किसी को भी उनके इस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शिरीन एक सेल्स वुमेन है जो कि घर घर जाकर सामान बेचती है और वो इस काम में एकदम एक्सपर्ट है। उसके पति रहीम पहले दुबई में काम करते थे, लेकिन काम खत्म होने के बाद वो घर आ गए और अब यही काम ढूंढ रहे थे। शिरीन रहीम से छुपा कर अपना काम करती थी, क्योंकि रहीम को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनकी बेगम बाहर जाके काम करे और पैसे कमाए, क्योंकि वो तो मर्द का काम होता है। रहीम शिरीन से न ठीक से बात करता न प्यार के 2 पल बिताता, बस रात में उसके ऊपर हावी होते हुए अपनी कामुक इच्छाओं को उस पर थोपता और थक जाने के बाद सो जाता। न प्यार जताना, न ख्याल करना कि उसे कैसा लग रहा है, न प्यार से बातचीत, इन सभी चीजों से वंचित थी शिरीन। जैसे वो कोई खिलौना हो जिसके साथ जब मन चाहा अपने हिसाब से खेला और फिर मन भर गया तो किनारे कर दिया। बुआ जी, जिनका बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है जिसमें रिहाना, लीला और शिरीन, इन तीनों का परिवार किराए पर रहता है। बुआ जी का असली नाम था उषा, लेकिन सभी उन्हें इज्जत देते हुए बुआ जी कहकर पुकारते थे, तो वही उनका नाम हो गया। उनकी एक मिठाई की दुकान थी जो कि उनके 2 भतीजे संभालते थे। एक बिल्डर उस घर को खरीद कर वहाँ मॉल बनाना चाहता था, लेकिन बुआ जी घर बेचने के विचार में बिल्कुल नहीं थी। रहीम उस बिल्डर के यहाँ नौकरी ढूंढ रहा था, तो उससे कहा गया कि जहाँ रहते हो वो घर हमें दिलवा दो तो नौकरी मिल जाएगी और कमीशन भी मिलेगा। तो रहीम इसी चीज में लगा हुआ था कि बुआ जी कैसे भी घर बेचने को मान जाएं। लीला की शादी तय हो चुकी थी, तो उसकी माँ बड़ी खुश थी कि बुआ जी ने अच्छा लड़का देख रिश्ता तय कर दिया। पर लीला के तो सपने ही अलग थे। वो जल्द से जल्द अपने प्लान को कामयाब करना चाहती थी। बस लीला की सगाई होती है तो वहाँ फोटोग्राफर के तौर पर अरशद आता है। मौका देख लीला और अरशद दोनों छुपकर प्यार की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और लीला उस प्यार के नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। याद के तौर पर घर में लाइट चली जाती है तो बुआ जी देखने जाती हैं कि क्या हुआ, तो वहाँ उन्हें एक अंकल जी मिल जाते हैं। अंकल जी बुआ जी की मदद करते हैं लाइट ठीक करने में, और उस वक्त बुआ जी उनसे काफी शर्मा शर्मा के बात कर रही थी और अंकल जी भी खूब मुस्कुरा रहे थे। उधर लीला की माँ लीला को अरशद के साथ प्यार के फूल खिलाते देख लेती हैं। वो उसे खूब डांट लगाती हैं कि तुझे हीरा भी मिल जाए लेकिन तू फिर भी कोयले के साथ ही मुंह काला करेगी। माँ उसका मेकअप सुधार फिर से उसे अच्छे से तैयार करती हैं। अंकल जी और बुआ जी में बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ अंकल जी की बहन आ जाती है। वो बुआ जी को बुआ जी ही बताते हुए कहती हैं कि मेरे भैया सिंगल हैं, तो इनके लिए कोई अच्छी सी महिला हो तो बताइएगा जरूर। बेचारी बुआ जी अंकल जी की भी बुआ जी बन गईं। लीला की मनोज से सगाई हो रही होती है और अरशद वहाँ उनकी फोटो वीडियो बनाता रह जाता है। नाच गाना शुरू होता है तो रिहाना भी मस्त झूम के नाचने लग जाती है, एकदम खुलकर मतलब कपड़े खोलकर नहीं बल्कि मन से खुलकर। तभी उसकी अम्मी उससे कहती हैं कि लाज शर्म कुछ है कि नहीं, तमाशा मचा के रखा है। अब्बू अम्मी मिलकर उसे खूब डांट लगाते हैं, कितनी मेहनत से तुम्हारा दाखिला इतने बड़े कॉलेज में कराया है तो नाच गाना करके बढ़िया नंबर नहीं आएंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे।
बेहुदा लड़की। बुआ जी एक कामुक उपन्यास पढ़ती थीं जिसका नाम था लिपस्टिक के सपने। उसमें मेन किरदार में थी रोजी, जिसके अपने सपने थे, अपने अरमान थे खुद को खुश रखने के, पर वो खुशी उसे मिल नहीं रही थी। कॉलेज वालों ने लड़कियों के ऊपर जीन्स पहनने पर बैन लगा दिया था, तो बच्चे आंदोलन कर रहे थे कि जीन्स तो हम पहनेंगे। रिहाना भी उसी आंदोलन में शामिल हो जाती है। एक लड़का वीडियो बनाते हुए रिहाना से पूछता है कि कॉलेज ने जो नया नियम बनाया है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन के आएंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? रिहाना कहती है कि लड़कियों की जिंदगी में तो बस नियम ही नियम है। गाओ मत, नाचो मत, तमाशा मच जाएगा। ऐसे मत चलो, लोग देखेंगे। आंखें नीची रखो, लोग क्या सोचेंगे। सांस भी धीरे से लो, नहीं तो लोगों की नजर तुम्हारे सीने पे चली जाएगी। लिपस्टिक मत लगाओ, अफेयर हो जाएगा। जीन्स मत पहनो, स्कैंडल हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ अथॉरिटी से कि ऐसा क्या हो जाएगा? हमारी आजादी से आप इतना डरते क्यों हैं? हमें जीने का हक है या नहीं? हमें हमारा हक चाहिए। उसकी बातें सुनकर आंदोलन कर रहे बच्चे शांत हो जाते हैं, क्योंकि फ्लो में उसने अपने मन की बातें कह डाली थीं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था आंदोलन से। अब हम देखते हैं कि बुआ जी बच्चों को लेकर गई होती हैं स्विमिंग पूल, तो एक बच्चा डूबने लगता है। आसपास कोई था नहीं, तो बुआ जी ही कूद जाती हैं पूल में, पर बच्चा खाली मस्ती कर रहा था। वहाँ का कोच जसपाल आकर उन्हें बहुत डांटता है कि जब तैरना नहीं आता तो आप कूदी क्यों? जसपाल उनका नाम पूछता है तो वो कहती हैं कि बुआ जी। तो जसपाल कहता है, कौन बुआ जी? किसकी बुआ जी? बुआ जी को तब ख्याल आता है कि सब हमेशा उन्हें बुआ जी कहकर पुकारते हैं, तो जमाना हो गया उनको अपना खुद का नाम सुने। जसपाल कहता है कि एक बार आप स्विमिंग सीख लो, तब जितना मर्जी उतना कूदो, ठीक है ना उषा जी? अब बुआ जी उसे ध्यान से देखती हैं तो उन्हें उसका भीगा मर्दाना कड़क बदन दिखाई पड़ता है, जो कि उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। वो पहला इंसान था जिसने बुआ जी को उनके नाम से बुलाया। रहीम हर रोज शिरीन के साथ करता रहता था, चाहे उसका मन हो या ना हो, वो भी बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से शिरीन के गुप्तांग में जलन और इन्फेक्शन होने लगा था। डॉक्टर साहिबा उसे यही सलाह देती हैं कि कोशिश करो कॉन्डम का इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मनोज लीला से मिलने आता है और उसे एक प्यार भरा कार्ड और एक नया मोबाइल देता है। मनोज का ये पहली बार था किसी लड़की के साथ रहना, तो शादी होने से पहले वो उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा था प्यार जताते हुए। लीला और अरशद जाते हैं एक वेडिंग प्लानर को अपना प्लान बताने, तो वहाँ लीला अरशद को अपना मंगेतर बताती है और अरशद लीला को अपना दोस्त बोल देता है, और फिर इसी चक्कर में उनका झगड़ा हो जाता है, बहुत भयंकर वाला। एक तो प्लान कामयाब नहीं हो रहा था, ऊपर से लीला की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े। बुआ जी के ख्यालों में जसपाल ही घूम रहा था। शिरीन रहीम को कॉन्डम देती है, ये इशारा देते हुए कि इसका इस्तेमाल करो, पर रहीम कॉन्डम फेंक कर वैसे ही जबरदस्ती करता है जैसे करते आ रहा था। रिहाना को फिर से ऑडिशन देना था, तो वो नम्रता के पास जाती है, तो वो कहती है कि सैटरडे नाइट पार्टी है, वहाँ आना, वहीं बात कर लेंगे। शिरीन को अपनी कंपनी की तरफ से बेस्ट सेल्स गर्ल का पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार में था माइक्रोवेव। उसकी एक साथी कहती है कि जिंदगी में सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं या फिर कोई और प्लान भी है तुम्हारा? सेल्स ट्रेनर बनोगी, तनख्वाह 40,000 है। अब तक तुमने अपनी नौकरी के बारे में अपने पति को नहीं बताया है, तो अब बताओ, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। बुआ जी को जसपाल पसंद आ गया था और उससे मिलने और उसे निहारने का एक ही रास्ता था कि स्विमिंग सीखो। तो वो चली जाती हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने। वो खरीद ही रही होती हैं कि तभी शिरीन उन्हें देख लेती है, तो बुआ जी भाग खड़ी होती हैं। शिरीन कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर वो खुद ही पसंद करके बुआ जी के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाती है। शिरीन पुरस्कार में मिले माइक्रोवेव में केक बनाती है, ये सोच के कि वो रहीम को खिलाएगी और सब कुछ बता देगी। वो पूरे मूड में थी, लेकिन बच्चों की शैतानी की वजह से रहीम का मूड खराब हो जाता है। माहौल बिगड़ गया था, पर फिर भी वो केक देते हुए बताने की कोशिश करती है, लेकिन रहीम उसकी एक न सुनते हुए उसके साथ वही सब करने लग जाता है। शिरीन बहुत रोती है कि क्या ही जिंदगी है, न कुछ शेयर कर सकते न कुछ बोल सकते हैं, बस घर संभालो, बच्चे पैदा करो, पति को सुख देते रहो, बस।
लीला की माँ ने लीला की शादी 2 हफ्ते के बाद तय करा दी थी, तो लीला माँ पे गुस्सा निकालते हुए उन्हें उल्टा सीधा बोल देती है। अब बुआ जी घर से निकलती हैं साड़ी में, ये कहकर कि सत्संग में जा रही हैं, लेकिन जाती हैं जसपाल के पास स्विमिंग सीखने। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उन्हें बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन जसपाल उनका साथ देते हुए उनकी शर्म को किनारे रखवाता है और फिर शुरू होता है सिलसिला स्विमिंग सीखने का। जसपाल तो अपनी तरफ से स्विमिंग ही सिखा रहा था, लेकिन बुआ जी के लिए वो पल किसी हसीन लम्हे से कम नहीं थे। रिहाना को पार्टी में जाना था जहां सब लोग बढ़िया कपड़े पहनकर आने वाले थे, पर उसके पास ऐसे कपड़े नहीं थे जिसमें वो स्टाइलिश लगे। तो अपनी वही तरकीब लगाते हुए वो मॉल जाती है और एक ड्रेस लेके उसका टैग काट के अंदर पहन के बाहर आ जाती है। फिर उसे एक जूते पसंद आते हैं तो वो उन्हें भी पहनकर बाहर आ रही होती है कि तभी सायरन बज जाता है। सिक्योरिटी उसका बैग चेक करता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। रिहाना तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाती है। आज तो वो फंसने ही वाली थी, लेकिन बच गई। लीला को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो अपनी माँ के पास जाती है माफी मांगने। यहाँ हमें देखने मिलता है कि माँ न्यूड मॉडल का काम करती हैं। लीला के पिता नहीं थे, तो इसी तरह से काम करके उन्होंने लीला को पाला पोसा। माँ नहीं चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी वैसे ही उनकी बेटी भी गुजारे, इसीलिए वो उसकी एक अच्छे वेल सेटल लड़के से शादी करा रही थी ताकि वो खुश रहे। लीला अरशद के पास जाती है और उसे अपनी ही शादी में फोटो खिंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इनडायरेक्टली वो बताना चाह रही थी कि उसकी शादी तय हो गई है और वो उसके लिए राजी है। कामुक किताब पढ़ पढ़ के बुआ जी के अंदर प्यार की आग और जल उठी थी, तो वो जसपाल को कॉल कर देती हैं। जसपाल नाम पूछता है तो बुआ जी अपना असली नाम ना बताते हुए किताब वाली लड़की का नाम चुरा कर अपना नाम रोजी बताती हैं। रिहाना रात में छुप छुपा कर चुराए हुए कपड़े पहन के पहुंच जाती है पार्टी में, जहां उसे बहुत मजा आ रहा था। वहाँ रिहाना की ध्रुव नाम के लड़के से बहुत बन रही थी, जो कि अक्सर वो नम्रता के साथ रहता था। वो देखती है कि वॉशरूम में नम्रता उल्टी कर रही है। उल्टी वो इसलिए नहीं कर रही थी कि उसने ज्यादा पी ली, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। रिहाना और ध्रुव दोनों के बीच काफी ज्यादा करीबियां आ जाती हैं। बुआ जी को बहुत मजा आ रहा था जसपाल से स्विमिंग सीख के। एक दिन शरीन कहीं जा रही होती है कि तभी उसे रहीम एक होटल में बैठा दिखाई पड़ता है। वो देखती है कि एक औरत उससे मिलने आई है और रहीम उससे बड़े प्यार से बात कर रहा है। शरीन को ये देख बहुत दुख होता है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। शायद इसीलिए जिस प्यार की चाह वो रखती थी उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो किसी और पर ही लुटाया जा रहा था। बुआ जी अब जसपाल को भी किताब की कहानी सुनाने लगी थी, एकदम आहें भर भर के। वो दोनों अब संभोग से जुड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि दोनों को बहुत मजा आ रहा था। बस दिक्कत ये थी कि बुआ जी को जिससे चाहत थी उससे ही बात कर रही थी, लेकिन जसपाल तो बेचारा अपने ख्यालों में ये सोच रहा था कि रोजी कोई जवान हूर परी जैसी लड़की होगी, पर उसे क्या ही पता था कि वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा है। हम देखते हैं कि रिहाना आंदोलन में शामिल होती है कि तभी पुलिस आती है और सभी को उठा के लेके चली जाती है। उधर मनोज लीला को घर दिखाने ले गया होता है जहां वो रहने वाले थे। वो देखती है कि वहां तो जैसे पूरा परिवार नहीं पूरा मोहल्ला रहता हो। उसे समझ आ रहा था कि शादी के बाद शायद उसे वो आजादी नहीं मिलने वाली जो उसे चाहिए, और शायद उसका सपना सपना ही रह जाए। पुलिस रिहाना के घर पर फोन लगा देती है। रिहाना छूट जाती है तो वो जल्दी से वॉशरूम जाके बुर्का पहनती है, जो कि ऐसा करते नम्रता की दोस्त उसे देख लेती है। उसके अब्बू पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे, पर वो मना करती है कि अब ना जाएं, वो बाहर आ चुकी है। घर पहुंचकर वो कहती है कि हम उस आंदोलन में नहीं थे, बल्कि गलत समय पर गलत जगह पर खड़े थे, बस यही मेरी गलती है। अब्बू उसको खूब डांट लगाते हैं और फिर काम पकड़ा देते हैं बुर्का सिलने का। ध्रुव और रिहाना प्रेम बंधन में बन गए थे, जिसे देख नम्रता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नम्रता अस्पताल में थी, शायद अबॉर्शन करवाने के लिए। अब शिरीन छुप छुप कर रहीम का पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते हुए वो उस औरत के घर का पता भी लगा लेती है जिसके साथ रहीम प्यार के फूल खिला रहा था। एक दिन बुआ जी की किताब स्विमिंग पूल के पास ही छूट जाती है। लीला अरशद के पास जाकर उससे चिपकते हुए कहती है कि हमारा जो प्लान है हम वही करेंगे, तुम बस मेरा साथ दो।
वापस वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मनोज उसे घर में ही पैक करके रखेगा, तो जो उसका सपना है वो अरशद के साथ ही पूरा हो सकता है। बस अपने फायदे के लिए वो वापस आई, जो कि अरशद को समझ आ गया था, इसीलिए उस पर गुस्सा करके उसे भगा देता है। रोजी यानी कि बुआ जी और जसपाल दोनों में अब बहुत ही ज्यादा गहरी बातें होने लगी थी, इतनी गहरी कि अब दोनों खुद से ही खुद को सहलाते रहते थे। शिरीन सेल्स गर्ल बनकर उस औरत के घर जाती है और इशारों इशारों में उसे बता देती है कि जिसके साथ वो रंगरलियां मना रही है वो मेरा शौहर है। मोहल्ले में मेला लगने वाला था, तो जसपाल रोजी से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। बुआ जी भी मिलने को बेकरार थीं, तो वो सुंदर और जवान लगने की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। रिहाना और ध्रुव भी उसी मेले में मिलने वाले थे। अरशद ने तो भगा दिया, तो अब लीला के पास बचा मनोज, तो वो उसी के संग हो लेती है। नम्रता रिहाना को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे कुछ बताना था। रास्ते में उसे पुलिस मिलती है, जो कि वो भी रिहाना को ही ढूंढ रही थी। बुआ जी सज धज कर पहुंच जाती हैं मेले में, और जसपाल भी रोजी के तलाश में होता है, पर उसे उषा जी मिल जाती हैं। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उषा जी ही उसकी रोजी हैं। बुआ जी को उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि बच्चे आसपास थे। जसपाल को एक औरत दिखाई पड़ती है, जो कि ठीक वैसी ही लग रही थी जैसा रोजी ने बताया था कि वो क्या पहन के आएगी, तो वो उसके पास चला जाता है। शिरीन को अब सेल्स ट्रेनर बना दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है। मेले में ही सब हो रहा था, तो वहाँ रहीम भी आ जाता है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। अरशद ने मेले में फोटो बूथ बना रखा था, तो उसे जलाने के लिए लीला मनोज के साथ फोटो खिंचाने आती है। अरशद चिढ़ाने के लिए बोलता है कि थोड़ा पास हो जाओ एक दूसरे के, थोड़ा करीब आओ, प्रेमी जोड़े हो आप दोनों। तो लीला मनोज को सीधा चूम ही डालती है और अरशद की एकदम अंदर तक सुलग जाती है। उधर ध्रुव और रिहाना दोनों मस्त साथ थे और खूब मजे कर रहे थे। जसपाल रोजी समझकर उस औरत के पास गया, तो उस औरत ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और खूब सुनाया। अब नम्रता और पुलिस रिहाना के पास पहुंच जाते हैं, और वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो मॉल से चीजें चुराती है। ध्रुव कहता है कि तुम हो कौन, और इतना कहकर वो वहां से खिसकने लगता है। नम्रता उससे कहती है कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर रिहाना से कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। लीला को अकेला पाकर अरशद कहता है कि आज तो तूने मुझे वाकई में जला दिया, मुझे तेरे साथ ही रहना है और जो प्लान है वो पूरा करेंगे। कल ही दिल्ली के लिए भाग चलते हैं, तुम तैयार रहना। रिहाना को चोरी के जुर्म में पुलिस उठा के लेके चली जाती है। जसपाल अचानक गायब हो गया था, तो बुआ जी घर आकर उसे कॉल कर रही थी, पर वो उठा नहीं रहा था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। रिहाना के अब्बू जाते हैं पुलिस स्टेशन रिहाना को छुड़ाने। अब्बू कहते हैं कि आप चोरी करती हैं, क्या गलती की हमने आपकी परवरिश में? हमारे वजूद, हमारे तहजीब से इतनी दिक्कत है आपको? जिस बुरखे के बदौलत हमारी रोजी रोटी चलती है, आपको उसे पहनने में शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें आपको अपनी बेटी बुलाने में भी शर्म आ रही है। घर जाकर अब्बू फिर से उसे काम पे लगा देते हैं और कहते हैं कि अब आपका कॉलेज बंद, अब घर पर रहिए और दुकान का काम संभालिए। लीला अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी, तो मनोज उसके फोन में वो वाला वीडियो देख लेता है जब सगाई के वक्त उसने अरशद के साथ प्यार की प्रक्रिया करते हुए अपनी वीडियो बनाई थी। मनोज को सबसे ज्यादा बुरा इसी बात का लग रहा था कि जब उनका रिश्ता जुड़ रहा था तो उस वक्त उसकी होने वाली पत्नी ये सब कर रही थी। घर पहुंचकर रहीम शिरीन के साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है कि बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, नौकरी करोगी तुम, वो भी अपनी मर्जी से, हमसे बिना पूछे। शिरीन कहती है कि हम भी पैसे कमाएंगे तो खर्चे कम होंगे। रहीम कहता है कि सेल्स गर्ल बन के बाहर घूमती रहती हो, लेकिन उसके घर क्यों गई? हमारी बेइज्जती करने गई थी? हाँ, आप बात सुनते तो ऐसा नहीं करना पड़ता। आपसे बात करने के लिए आपकी माशूका से मिलना पड़ता है, तो हम क्या करें? रहीम उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बेईमान कहीं की। शिरीन भी पलट जवाब उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बेईमान तो आप हैं, दूसरी औरत रखी है, न नौकरी न कोई कमाई न हमारी परवाह। रहीम एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा के जबरदस्ती उस पर हावी होते हुए उसका बलात्कार करता है। सब कुछ हो जाने के बाद कहता है कि बीवी हो, शौहर बनने की कोशिश मत करो, नौकरी को ना बोलो और घर पे बैठो चुपचाप।
हम देखते हैं कि बुआ जी के भतीजे और उनकी पत्नी उनके कमरे में जबरदस्ती घुसकर तलाशी लेने लगते हैं तो उन्हें बहुत सारी कामुक किताबें मिलती हैं। वो उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं तो बाहर जसपाल खड़ा था। जसपाल के पास वो किताब थी जो बुआ जी गलती से भूल आई थी। तो जसपाल को सब समझ आ गया था कि रोजी कौन है। बुआ जी का भतीजा कहता है कि आपने हमारा नाम रुतबा सब मिट्टी में मिला के रख दिया। गंदी किताबें, अश्लील कपड़े, अरे हमारा ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। 55 साल की बुढ़ी विधवा एक जवान लड़के को फोन करके उससे गंदी गंदी बातें करती है। शर्म तो रही नहीं गई है। हमारे बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। वो बुआ जी की किताबें और कपड़े बाहर फेंक कहते हैं कि ये सब करना है तो निकल जाओ यहाँ से। जसपाल कहता है कि रोजी तो तुम कभी हो ही नहीं सकती, आईना देखा है कभी। बुआ जी अपना सामान समेट रही होती हैं तो लीला और शिरीन उनकी मदद करते हुए रिहाना की दुकान में उन्हें ले जाते हैं। लिपस्टिक वाले सपने की किताब के आखिरी 3 पन्ने बचे थे पढ़ने को तो बुआ जी रिहाना से वही पढ़ने को कहती हैं। किताब पढ़ते हुए माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है और सब हंसते मुस्कुराते बातें करना शुरू कर देते हैं। रिहाना कहती है कि ये कहानियां ही सब गड़बड़ कर देती हैं, झूठ बोलती हैं कि हमारी जिंदगी भी रोजी जैसी होगी। बुआ जी कहती हैं कि हाँ झूठ बोलती हैं, शायद सपने देखने की हिम्मत देती हैं। शिरीन कहती है कि रोजी की तो चांदी है, हमें एक आदमी का प्यार नसीब नहीं होता और ये मोहतरमा 2-2 के साथ घूम रही हैं। लीला कहती है कि कैसी चांदी, फंसी पड़ी है बेचारी 2 लोगों के बीच में। अब बुआ जी, लीला और रिहाना तीनों सिगरेट जलाते हैं और आपस में बातचीत करके सब हंस रहे थे। शिरीन पीती नहीं थी तो वो पी नहीं रही थी। चारों महिलाएं अपना अपना दुख बयां करती हैं और आजादी का अपना अपना नजरिया सामने रखती हैं और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें इस फिल्म में 4 औरतों की कहानियों को दिखाते हुए औरतों की इच्छाओं को दिखाया गया है। वो इच्छा अपने अंदर बसी कामुक इच्छाओं को पूरी करने की भी हो सकती है। इच्छा आजादी से जीने की, इच्छा काम करने की, कामयाब होने की, इच्छा अपने सपनों को पूरा करने की। हमें एक ऐसा समाज दिखाया गया है जहाँ मर्दों का बोलबाला है, उनके कहने पे ही सब होता है, उनके कहने पे ही सब चलता है। ना मानो तो आप ही गलत हो, तो एक ही विकल्प है कि जो मर्द कहे वो मानो। धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, औरत के साथ अत्याचार होता ही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो। गलत मर्द होता है, लेकिन हम ये बहस करते रहते हैं कि किस धर्म में औरतों को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है या उसमें ज्यादा शोषण हो रहा है या वो धर्म बेकार है औरतों के लिए। सच्चाई ये है कि होता हर जगह है, फिर चाहे कम हो या ज्यादा, दुख में तो औरत होती है, सहती तो वही सब है। समाज अभी भी बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत मॉडर्न हो रहा है, पर काफी लोगों की सोच अब भी वहीं अटकी है, उसमें बदलाव लाना ही नहीं चाह रहे। जो सोच विचार हजारों साल पहले चलते थे वो उस समय के हिसाब से चलते थे, पर अब समय कुछ और है, तो हमारी सोच भी अलग और नई होनी चाहिए। शिरीन सेल्स गर्ल का काम करती है अपने पति को बिना बताए। उसकी बस इतनी इच्छा है कि वो काम करे, पैसे कमाए और घर चलाए। उसे साफ दिख रहा था कि पति के पास नौकरी नहीं है, लेकिन खर्चे बहुत हैं, तो जब वो काम कर सकती है तो वो कर रही थी। लेकिन पति को शायद इस बात का डर था कि अगर वो कमाएगी और खुद नहीं कमाएगा तो उसे उसके पैरों तले रहना होगा। जैसे उसकी सोच थी वैसा ही वो सोच रहा था, पर शिरीन की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं थी कि कमाई करके वो अपनी चलाए। वो तो बस घर का खर्चा संभालना चाहती थी। उसकी एक और इच्छा थी कि उसका पति उससे प्यार करे, प्यार दे, प्यार से रहे, पर रहीम हर वक्त उससे बदतमीजी से बात करता और बिल्कुल भी समय ना देता। वो उसे बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करता। अंत आते आते उसने उसका बलात्कार भी किया। हालांकि वो रोज ही कर रहा था, क्योंकि शिरीन का मन हो या ना हो वो फिर भी करता था, तो उसे बलात्कार ही कहा जाएगा। मैरिटल रेप सच में होता है और यही हमें दिखाया गया। शिरीन को अपने पति से थोड़ा सपोर्ट मिलता, थोड़ा प्यार मिलता तो वो बस उसी में खुश हो जाती, पर वो तो कहीं और ही सब कुछ लुटा रहा था। अगर किसी मर्द को अपनी बीवी के चक्कर के बारे में पता चले तो वो सीधा उसे छोड़ देगा, लेकिन औरत ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनके दिमाग में अपने बच्चे, अपना परिवार आ जाता है। वो अपने परिवार के लिए उस चीज को भी सह लेती हैं।
लीला के अपने सपने थे जो कि अरशद के साथ पूरा करना चाहती थी, पर बात बन नहीं रही थी। माँ ने उसकी शादी तय करा दी, ये सोच के कि उसकी जिंदगी संभल जाए, उसे वो ना करना पड़े जो वो करती हैं। वो भी अपनी जगह सही थी और लीला भी अपनी जगह सही थी। बात आ जाती है कॉम्प्रोमाइज की, तो लीला ने सोचा चलो कर ही लेते हैं शादी। लेकिन जब दिखा कि वो तो एकदम बंधन में बन जाएगी तो वो फिर भागी अरशद के पास। अरशद ने जब भगा दिया तो मनोज के ही साथ सेटल होने का मन बना लिया, लेकिन वीडियो ने सब खराब कर दिया। उसे घर की कंडीशन पता थी तो वो बगावत पे नहीं उतर सकती थी, पर उसे कैसे भी अपने सपनों को पूरा करना था, जो कि है पूरी दुनिया घूमना। तो इस काम में भी वो लगी रही। उसके हिसाब से ठीक और ज्यादा ठीक ठाक जिंदगी में से किसी एक को चुनना था। मनोज ऐसा लड़का था जिससे फील आती थी कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, तो वो उसी के संग हो ली। पर दो में से किसी एक को चुनने के चक्कर में वो भी बस अपना मतलब देख के इस चक्कर में बुरी तरह वो फंस गई। रिहाना का सपना था सिंगर बनना और आजादी से अपनी जिंदगी जीना, जो कि वो आजादी उसे मिल नहीं रही थी। इसीलिए वो घर से तो माता पिता के हिसाब से निकलती, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपना रंग रूप वेशभूषा सब बदल देती। उसे जो करना था वो करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने वो सारे कदम उठाए उन सभी चीजों को करने के लिए जो वो करना चाहती थी। इंसान को जितना रोको, जितना बांधो, वो उतना ही तेजी से खुलने या भागने की कोशिश करता है। उसे जितना पकड़ के रखोगे उसके दिमाग में उतना ही ये ख्याल मजबूत होता जाएगा कि इस पकड़ से हमें छूटना है, फिर चाहे जैसे हो। फिर उस पकड़ से आजाद होने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है, जो कि उसके लिए सही भी हो सकते हैं और गलत भी। कई लड़कों को लगा होगा कि रिहाना गलत थी, पर अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप तो और भी कई चीजें करते खुद की जिंदगी एंजॉय करने के लिए। घर में झूठ बोलना कि यहाँ जा रहे हैं पर जाते कहीं और हैं, दारू पीना, सिगरेट पीना, रात में घर से छुपके पार्टी में जाना, लड़कियों से दोस्ती करना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, लड़के ये सभी चीजें करते हैं। इनमें से काफी कुछ गलत है, पर अगर कोई लड़का इनमें से कुछ भी करता है तो वो किसी लड़की को ये नहीं कह सकता कि वो गलत करती हैं, जब तक वो ये सब चीजें खुद करना ना छोड़ दे। अगर आप सिगरेट पीते हो लेकिन आपको ये देख के अच्छा नहीं लग रहा कि कोई लड़की सिगरेट पी रही है, तो आपके पास एक ही तरीका है उसे रोकने का, कि पहले आप खुद को रोको सिगरेट पीने से। धूम्रपान करने से तो फेफड़े ही खराब हो रहे हैं, जो कि आप भी कर रहे हैं और वो भी, तो दोनों ही गलत हैं। बुआ जी की जिंदगी अकेले ही बीती। उनकी जिंदगी में प्यार की कमी थी। वो किसी से कह भी नहीं सकती थी कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए या उनकी क्या इच्छाएं हैं। अगर कहती तो वही होता जो अंत में हुआ। यही इल्जाम लगते कि बुढ़ापे में जवानी चाहिए इनको। लेकिन बात यह है कि हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके पास कोई हो जिससे वो अपना सब कुछ बांट सके। हर किसी से हर कुछ नहीं कहा जा सकता। बुआ जी के पास उस इंसान की कमी थी, तो जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस कमी को पूरा किया। वो भूल गई सभी चीजों को कि वो जो कर रही हैं उसका अंजाम क्या होगा। सही तब होता जब उन्होंने झूठ ना बोला होता। जसपाल भी उन्हें पसंद करता, पर झूठ बोल के उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। उन्होंने जसपाल की भावनाओं के साथ खेला, जो कि गलत है। चारों किरदारों से हमें काफी कुछ देखने समझने मिला, अच्छा बुरा दोनों ही। असल जिंदगी में भी कई महिलाएं ऐसी ही लड़ाइयां लड़ रही हैं और ऐसे ही जी रही हैं। किसी के सपने दबे रह गए, किसी को प्यार नसीब नहीं हो रहा, किसी को पढ़ना है, किसी को काम करना है, किसी को घूमना है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। कुछ कामयाब हो जाती हैं, कुछ बस सोचते रह जाती हैं कि कब ऐसा वक्त आएगा, या फिर सभी चीजों को भूलकर परिवार संभालने में अपने आप को व्यस्त कर लेती हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सभी महिलाएं बेचारी हैं, कई मर्द भी गलत औरतों का शिकार हो जाते हैं। जो नियम कानून औरतों के सुरक्षा के लिए हैं, वो उसी का गलत इस्तेमाल करती हैं। करती कुछ हैं पर बदनाम सब होते हैं। जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ हर मर्द नहीं करता, पर बदनाम सब हैं। वही हाल औरतों का है। इसके चक्कर में ना मर्द औरत का दुख समझ पाता है और ना औरत मर्द का दुख। ये फिल्म जब आई तो इसे बैन कर दिया गया था। इसकी कहानी और फिल्म का नाम ऐसा है कि बैन करने की वजह साफ पता चलती है। फिल्म में मौजूद सभी कलाकारों ने काफी बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लगी। मूवी का कोई क्लाइमैक्स नहीं है। ऐसा नहीं दिखाया कि सबकी जिंदगी संवर गई और सब अच्छा हो गया। शायद उन सब ने अपने हिसाब से जीने का सोच लिया हो, या शायद उनकी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही थी, किसे पता।
इसकी एंडिंग आपको खुद ही सोचनी है कि आगे उनके साथ क्या हुआ होगा या उन्होंने क्या किया होगा। मुझे बस एक दिक्कत लगी कि सिगरेट पीना यहाँ आजादी का प्रतीक दिखाया गया है। सिगरेट पीना आजादी का एहसास नहीं दिलाता बल्कि कैंसर देता है और फेफड़े खराब करता है। धूम्रपान गलत है, फिर चाहे मर्द करे या औरत या फिर कोई बच्चा करे। आजादी काम करने में, आजादी अपना करियर बनाने में फील होनी चाहिए, अय्याशी करने में नहीं। जब आप खुद के पैरों पे खड़े होंगे, काम कर रहे होंगे तो अय्याशी करने वाली आजादी आपके पास खुद होगी। तो उसके लिए मत लड़ो बल्कि कामयाब इंसान बनने के लिए लड़ो। मुझे शिरीन का किरदार सही लगा। उसके इरादे, उसकी सोच क्लियर थी और उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसकी लड़ाई, उसका दुख साफ साफ समझ आता है। लीला बस अपना मतलब देख रही थी। रिहाना आजादी आजादी कर रही थी बिना अपना करियर का सोचे, और बुआ जी अपनी फैंटेसीज पूरा कर रही थी झूठा नाम बता के, कॉल पे बातें करके। तो इन सब में थोड़ी थोड़ी खामियां तो थी। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो बातें यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप आगे भी ऐसी ही अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।